आप अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिनका प्रभाव हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। अभी हम जिस बदलाव का सामना कर रहे हैं वो इस वक्त पृथ्वी पर सबसे बड़ा खतरा है और आपके बच्चों के लिए वो सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। क्लाइमेट चेंज इस वक्त हमारे लिए एक ऐसी चुनौती है जो पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर देगी। अगर हमने समय रहते इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या है ये क्लाइमेट चेंज और कैसे ये हम सबको खत्म कर देगा? और आपके कौन से काम इसे बढ़ा रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हम आगे सरल भाषा में जानेंगे। नासा, नोआ और WMO सबने कंफर्म किया है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म साल था। पहली बार पृथ्वी ने क्रिटिकल 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है जब से तापमान का मॉडर्न रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ। डरावनी बात यह है कि 1975 से हमारा प्लेनेट हर दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस गर्म होता जा रहा है, लॉन्ग टर्म एवरेज से 3 गुना ज्यादा तेज। अल्जीरिया में फील्स लाइक टेम्परेचर 59.1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के 61% लैंड एरियाज में एक्सट्रीम कंडीशंस देखी गई। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण होना जरूरी है, यानी कि तापमान, हवा, जल, इन सब का संतुलन में होना। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए करोड़ों सालों से पृथ्वी पर एक नेचुरल फिनोमेना चल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें पृथ्वी एक संतुलित ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि होती है जो सूर्य की एनर्जी को भीतर आने देती है। कुछ हीट बाहर निकल जाती है और कुछ हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। इस इफेक्ट की वजह से पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान का संतुलन बना रहता है। जब मनुष्यों का जीवन साधारण तरीके से चल रहा था तब तक यह इफेक्ट भी अपनी प्राकृतिक धुन में चल रहा था। फिर आगे चलकर हमने मशीन बनाना शुरू कर दिया जिसके लिए जलाना पड़ता है कोयला, ऑयल, गैस। मानव गतिविधियों के साथ साथ जैसे ही इन मशीनों की मांग बढ़ी तो बिजनेसेस को इसने आकर्षित किया और ईंधन जलाने की दर तेजी से बढ़ती गई। जो कार्बन लाखों वर्षों से जमीन की गहराई में दबा हुआ था उसका खनन करके जलाकर वायुमंडल में हीट फैलाई जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एक दर्पण की तरह काम करते हैं, हीट को वापस अर्थ के सरफेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे गर्मी वायुमंडल में फंसी रह जाती है। प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एटमॉस्फेरिक CO2 280 ppm से बढ़कर 425 ppm हो गया। ऐसा 30 लाख सालों में हाईएस्ट लेवल पर हुआ। लेकिन बड़ा इम्पैक्ट महासागरों के प्रभावित होने से हो रहा है। हमारे ओशियंस इंसानों की 25 से 30% CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं। महासागरों में अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओशियन pH 0.1 यूनिट्स ड्रॉप हो गया जो एसिडिटी में 30% बढ़ोतरी को दर्शाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि जैसे जैसे आर्कटिक पिघलता जा रहा है मीथेन रिलीज होती है जो CO2 से 25 गुना ज्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। बर्फ के पिघल जाने से ओशियन वाटर का डार्क कलर ज्यादा हीट यानी कि सनलाइट एब्जॉर्ब करता है नॉर्मल आइस के मुकाबले। जंगल सूख जाने से वो कार्बन सोर्स बन जाते हैं, कार्बन सिंक्स के बजाय। कई तरीकों से ग्रीन हाउस इफेक्ट नष्ट हो रहा है। यह अलग अलग मसले नहीं है, यह एक दूसरे को ज्यादा तेज करने वाले आपसी कारक है। 2024 की रिसर्च बताती है कि जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक की ग्लोबल हीट 1940 के बाद के पूरे टेम्परेचर रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है। हम सिर्फ चेंज नहीं ला रहे बल्कि चेंज की स्पीड को भी एक्सेलरेट कर रहे हैं। कार्बन साइकिल जो लाखों करोड़ों सालों में बना था उसे हम कुछ ही दशकों में बदल रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, थोड़ा सा समय में पीछे झांकते हैं 1760s तक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जेम्स वाट का स्टीम इंजन, मैनचेस्टर का टेक्सटाइल मिल्स, यहीं से पहली बार इंसानों ने जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इतने बड़े स्केल पे जलाना शुरू किया। यह ईंधन असल में प्राचीन सूर्य ऊर्जा ही है जो मिलियन साल पहले पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस से स्टोर की थी। 1880s में साइंटिस्ट स्वेंत अरेनियस ने बताया था कि अगर CO2 डबल हो गया तो टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है
उस टाइम कुछ लोग इसे बेनिफिशियल वार्मिंग भी कहते थे। सोचते थे कि आर्कटिक रीजियंस रहने लायक हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिक बूम आया। अमेरिकन ड्रीम, हर घर में कार, सबर्ब्स, ऑयल से प्लास्टिक रेवोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का गोल्डन एरा था। 1950s के बाद वार्मिंग तेजी से बढ़ने लगी। 1957 में रोजर रेवल ने चेतावनी दी, हम एक लार्ज स्केल जियोफिजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1973 में ऑयल क्राइसिस आया। तब पहली बार एनर्जी की लिमिट्स का एहसास हुआ और पर्यावरण आंदोलन उभरे। अर्थ डे 1970 हुआ, लेकिन आर्थिक प्राथमिकताएं ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही। 1988 में IPCC बना और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल एजेंडा पर आया। तब तक टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका था। 1990 से 2020 तक CO2 एमिशंस 60% तक बढ़े। चाइना सबसे बड़ा एमिटर बना। इंडिया 3rd नंबर पर रहा, मगर पर कैपिटा में अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज ही आगे है। 2000 के दशक से एक्सट्रीम इवेंट्स कई बार हुए। 2003 यूरोपियन हीट वेव, 70,000 लोग मारे गए। 2005 कटरीना, 2010 रशियन हीट वेव, 2018 केरला फ्लूड्स, 2020 ऑस्ट्रेलियन बस फायर्स। हर इवेंट पहले से ज्यादा इंटेंस रहा। 250 साल की जर्नी, कोयला से ऑयल, ऑयल से गैस, फिर रीन्यूएबल्स एनर्जी तक। इनोवेशन और डिस्ट्रक्शन एक साथ चले। अब हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि आज जो डिसीजंस हम लेंगे वो अगले 1000 साल तक के नतीजे तय करेंगे। इतिहास बताता है कि कार्बन एमिशंस को कंट्रोल ना करने से उनके बढ़ने की तेजी और खतरनाक हो चुकी है। अब मसला यह है कि हम इतने तेज बदलाव को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्लाइमेट साइंस में एक डरावना कंसेप्ट है, टिपिंग पॉइंट्स। यह वो सीमा रेखा है जहां छोटा सा बदलाव भी एक विशाल और बेबदल परिवर्तन ला देता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस एक ऐसी बाउंड्री चूज की गई है जिस पर 6 टिपिंग एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा 4 और पॉसिबल हो सकते हैं। हमने ये थ्रेशोल्ड पहले ही क्रॉस कर लिया है और उसके नतीजे वर्तमान में मालूम चल रहे हैं। पहला टिपिंग पॉइंट है अटलांटिक ओशियन सर्कुलेशन। यह एक मैसिव कन्वेयर बेल्ट है जो यूरोप को वार्म वाटर और ट्रॉपिक्स को कूल वाटर भेजता है। यह सिस्टम दशकों से स्लो हो रहा है। अगर यह कोलैप्स हो गया तो यूरोप कुछ डिग्रीज ठंडा हो सकता है, जबकि ट्रॉपिक्स निर्जन बन सकते हैं। दूसरा टिपिंग पॉइंट है अमेजन रेन फॉरेस्ट, पृथ्वी के फेफड़े, जो अपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब पहुंच चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमने कोरल रीफ्स के लिए वो लिमिट पार कर दी है जहां से वापस आना मुश्किल है। ये रीफ्स पूरे मरीन लाइफ के 25% हिस्से का पालन पोषण करता है, जबकि ओशियन का 1% से भी कम एरिया कवर करता है। आर्कटिक में हम आइस शीट्स का कोलैप्स देख रहे हैं जो मिलीनिया से मौजूद थे। हर समर जब बर्फ कम होती है तो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और कम रिफ्लेक्ट होती है, जिसके चलते गर्मी बढ़ती जाती है। यह फीडबैक लूप सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। जितनी ज्यादा तेजी से बर्फ कम होती जाएगी उतनी ही तेजी से और बर्फ भी पिघलती जाएगी। आर्कटिक के नीचे परमाफ्रॉस्ट में दुनिया के एटमॉस्फेयर से 2 गुना ज्यादा कार्बन मौजूद है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यह फ्रोजन कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में रिलीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करेगा। इसे आप ऐसे समझिए कि यह एक क्लाइमेट टाइम बॉम्ब है जिसे हमने शुरू कर दिया है। यहाँ एक डरावनी सच्चाई है, अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो 13 अलग अलग टिपिंग एलिमेंट्स के एक्टिवेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं ला रहे, हम एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं जो पृथ्वी को अपनी पहचान से हटाकर कुछ अलग ही बना देगी। हर छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ डिग्रीज जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आता है, हीट वेव्स, फॉरेस्ट फायर, हेवी रेनफॉल और अकाल को ज्यादा तेज तथा खतरनाक बना देता है। हीट डोम्स पूरे कॉन्टिनेंट्स को घातक तापमान में फंसा देते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो आमतौर पर महीनों तक बरसते हैं अब सिर्फ कुछ घंटों में ही बरस जाते हैं। साइक्लोन्स इतनी देर तक हरिकेन फोर्स विंड्स बनाए रखते हैं कि वो सैकड़ों मील तक तबाही ला देते हैं। सी लेवल राइज हमारे सबसे निराशावादी अनुमान से भी ज्यादा तेज हो रहा है। सिर्फ वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट में इतना पानी है कि ग्लोबल सी लेवल्स 12 फीट तक बढ़ सकते हैं।
ग्रीनलैंड के पास 24 फीट का पोटेंशियल है। जैसे जैसे आइस शीट्स डीस्टेबलाइज होंगे, समुद्री तट वाले शहर जहां अरबों लोग रहते हैं, उन्हें अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा झेलना पड़ेगा। मुंबई बार बार मानसून के दौरान तूफानों का सामना कर रही है। चेन्नई को वाटर क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। सुंदरबंस समुद्री सतह के बीच धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। आइलैंड नेशंस जैसे मालदीव्स अपनी पूरी पॉपुलेशन को रिलोकेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो सिविलाइजेशन की नींव है, अब ये नींव धीरे धीरे टूट रही है। बढ़ते टेम्परेचर से गेहूं, चावल और गन्ने की पैदावार गिर रही है। वर्षा पैटर्न्स बदल रहे हैं। उपजाऊ जमीन अब बंजर हो रही है। एक्सट्रीम वेदर ऐसी फसलें बर्बाद कर रहा है जो उगने में महीने लगाती है। कभी कभी एक ही दोपहर में सब खत्म हो जाता है। 2 बिलियन पीपल ग्लेशियल मेल्ट के पानी पर निर्भर है, पूरे नॉर्थ इंडिया समेत। जैसे जैसे ग्लेशियर्स घुलने लगेंगे, वो नदियाँ जो हजारों सालों से बह रही थी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये भी सूख जाएंगी। तो उन 2 बिलियन लोगों का क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जैसे वेस्टर्न घाट्स प्रजातियों को खो रही है। जंगल धीरे धीरे घास के मैदानों में बदल रहे हैं। महासागरों की केमिस्ट्री और टेम्परेचर में बदलाव की वजह से मरीन फूड चेन्स ही कोलैप्स हो रही है। ह्यूमन माइग्रेशन बेमिसाल स्केल पर शुरू हो रही है। यूएन प्रोजेक्ट कहता है कि 2050 तक अप टू 1 बिलियन प्रवासी हो सकते हैं। लोग सी लेवल राइज, अकाल, एक्सट्रीम वेदर और कृषि के पतन की वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर होंगे। यह अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, यह इंटरकनेक्टेड क्राइसिस है जो एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं। पानी की कमी से फसल बर्बाद होती है, फसल बर्बाद से प्रवास होते हैं, प्रवास से अर्बन रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है और यह साइकिल खुद को और तेज कर रही है। हमारी आधी आबादी शहरों में रहती है और शहर क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने के केंद्र बन रहे हैं। अर्बन एरियाज आसपास के गांवों से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म हो सकते हैं। कंक्रीट और एस्फाल्ट दिन भर गर्मी को सोख रहे हैं और रात को वापस हवा में छोड़ देते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो ठंडक देते हैं लेकिन हीट सीधा शहर के एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है, शहर भट्टी की तरह तपने लगते हैं जो लोगों को जानलेवा गर्मी में फंसा देते हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर। मानव शरीर इतने टेम्परेचर में सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाता। एक्सट्रीम हीट में यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक्स भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। गर्मी से बचने के लिए एसी की डिमांड बढ़ती है तो पावर ग्रिड्स में तबाही मच जाती है और असल में तो एसी गर्मी को बढ़ा रही है। जब शहर तबाह होते हैं तो नतीजे भयानक होते हैं। इसकी वजह से समुद्र तट वाली मेगा सिटीज के लिए यह खतरा 2 गुना हो जाता है। बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर और प्रचंड तूफान, शहर जो सदियों में बने एक ही दशक में निर्जन हो सकते हैं। पीढ़ियों द्वारा बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर और कलाकारी विलुप्त हो सकती है। लेकिन कई शहरों में कुछ समझदार लोग इसे रोकने के उपाय भी सोच रहे हैं। ग्रीन रूफ्स, अर्बन फॉरेस्ट्स, सोलर सिस्टम्स, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, कई तरह के तरीके खोज रहे हैं। जो शहर अभी इसे रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं वो शायद कुछ हद तक प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं, लेकिन अफसोस क्लाइमेट चेंज के नतीजों से नहीं, क्योंकि यह प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ रहा है। इससे किसी एक शहर को नहीं बचाया जा सकता। अगर बचना है तो सबको साथ मिलकर इस जानलेवा प्रभाव को बढ़ने से रोकना होगा। कई बुद्धिजीवी इस बात को समझ चुके हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी का अंत नजदीक है। इतिहास के कई इंसानों की हमारे जीवन को आसान बनाने की सोच की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है और आज नई सोच और क्रिएटिविटी इसका उपाय खोजने के लिए हमारी उम्मीद बनी हुई है। और अब तक कई शानदार और उपयोगी विचार निकल कर आए हैं जिन पर एक नज़र डालते हैं। पिछले दशक में सोलर एनर्जी की लागत लगभग 90% गिर चुकी है। भारत अब दुनिया का 4th लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होल्डर बन चुका है। बैटरी टेक्नोलॉजी की तेज गति से उन्नति हो रही है। ग्रिड स्केल स्टोरेज अब रीन्यूएबल्स को दिनों से लेकर सीजन्स तक बैलेंस करने की कैपेसिटी रखता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब सस्ते हो रहे हैं और अपनी कैपेबिलिटी में फॉसिल फ्यूल गाड़ियों से आगे निकल रहे हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी
हवा से CO2 को सीधा अलग कर देती है। यह ट्रेडिशनल कार्बन कैप्चर से अलग है। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक प्रोजेक्ट है, कार्बन नेगेटिव सोट। इसका एम है बहुत बड़े स्केल पर CO2 निकालना, बिल्कुल कम लागत में, ताकि ये इकोनॉमिक तौर पर पॉसिबल हो। ग्रीन हाइड्रोजन जो रीन्यूएबल एनर्जी से बनता है, यह उन सेक्टर्स के लिए एक नया सॉल्यूशन बन रहा है जिनको इजीली इलेक्ट्रीफाई नहीं किया जा सकता और इंडस्ट्री, शिपिंग और एविएशन को पावर दे सकता है। स्पेस से एडवांस्ड सैटेलाइट्स क्लाइमेट चेंज के हर पहलू को रियल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं। AI शानदार एक्यूरेसी के साथ एक्सट्रीम वेदर को प्रिडिक्ट कर सकता है। इससे हम एनर्जी ग्रिड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कई तरह के एमिशंस को ट्रैक कर सकते हैं। शानदार आइडियाज में सीवीड फार्म्स भी शामिल है, जो ऑफशोर विंड टर्बाइंस के बीच लगाई जा रही है ताकि ओशियन कार्बन को कैप्चर कर सके। उपाय मौजूद है, टेक्नोलॉजी अपनी काबिलियत साबित कर चुकी है, लागत तेजी से गिर रहे हैं। अब हमें बस तेजी से इन आइडियाज को ध्यानपूर्वक इम्प्लीमेंट करना है। हमें उसी स्पीड से इसे रोकना होगा जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, जो कि मुश्किल है। पेरिस एग्रीमेंट का 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट यह है कि ग्लोबल एमिशंस को 2030 तक 50% घटाया जाए। 2024 जैसे साल टेक्निकली 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गए, पर स्थायी ब्रीच को नापने के लिए वैज्ञानिक 20 साल का औसत देखते हैं। फिर भी हर साल का विलंब 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल बना रहा है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बड़े स्केल पर प्रभावी बदलाव लाना होगा। EV अडॉप्शन को बढ़ाना होगा। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को 100 गुना बढ़ाना होगा। मुझे सबसे उपयोगी समाधान लगता है नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस। हमें प्राकृतिक जगहों की रक्षा करनी चाहिए। जंगल, घास भूमि, वेटलैंड्स, इन्हें बचाकर हम 30% उत्सर्जन घटा सकते हैं। पर ये जगहें हमारी सुरक्षा की रफ्तार के मुकाबले तेजी से नष्ट हो रही है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने से अकेले व्यक्ति के मन में निराशावादी विचार आ सकते हैं, और यही सच्चाई है कि अकेला व्यक्ति इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसे इस नज़रिए से देखो कि आपकी तरह करोड़ों लोग इसे रोकना चाह रहे हैं, मगर वो भी इसी सोच की वजह से नहीं रोक पा रहे कि वो अकेले हैं, तो आपको इसे पॉजिटिव नज़रिए से देखते हुए खुद को कोई एक्शन लेना चाहिए, यह सोचते हुए कि हर कोई आपकी तरह एक्शन ले रहा है। छोटे छोटे बदलाव ही परिवर्तन लाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि करोड़ों लोग इसे नहीं रोकेंगे क्योंकि उनके पास जानकारी ही नहीं है। तो हमारा सबसे पहला कदम यह है कि हम जागरूकता फैलाएं। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर और अपने जीवन को साधारण बनाकर इस विनाशकारी तबाही से बच सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। हो सके तो सोलर पैनल्स लगाइए। रीन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कीजिए। हर 1 किलोवाट आवर क्लीन एनर्जी से फर्क पड़ता है। पुराने बल्बों को LED से बदलिए। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ऐसी चीजें जितना हो सके रिपेयर करो, रीयूज करो या सेकंड हैंड यूज करो। फालतू प्लास्टिक का यूज मत करो, जैसे कि एक बार यूज होने वाली प्लास्टिक। कई लोग लिटरली प्लास्टिक को जला देते हैं। उन्हें आप जागरूक कीजिए। अगर आप एक व्यक्ति को भी जागरूक करते हैं तो इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि अब वो व्यक्ति कईयों को जागरूक कर सकता है। रीयूजेबल बैग, कंटेनर, इन सब का प्रयोग कीजिए और रिसाइकल कीजिए। जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ों का असर काबिले गौर है। जल बचाने के तरीके लगाओ। सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक खरीदो। अपने परिवार, मित्रों से क्लाइमेट चेंज पर बात करो। अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। अगर संभव हो तो ऐसे बैंक्स या फंड्स चुनो जो फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्ट ना करें। जितना हो सके उतना साइकिल चलाओ और पैदल चलो। इससे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है और फर्क पड़ता है। हमें हमेशा इलेक्ट्रिक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए और छोटी सी दूरी पर उड़ान भरना जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर अपने जीवन को साधारण बनाइए। इससे हमें फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली फ़ायदा ही होगा।
और इन बदलावों से हमें परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। आप आसपास के पर्यावरण आंदोलनों में भाग लीजिए, रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का समर्थन कीजिए, पर्यावरण की रक्षा और नियमों के लिए आवाज उठाइए। आपकी आवाज मैटर करती है। उन लीडर्स को वोट दो जो पर्यावरण की रक्षा सच में करते हैं। अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो क्लाइमेट चेंज बहुत जल्द एक इर्रिवर्सिबल स्टेट में पहुंच जाएगा, यानी कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से वापस आना नामुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मानो जैसे इंसानियत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और इसी के साथ पृथ्वी के सभी जीवों का भी। और जाहिर सी बात है कि आप और मैं या कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, अगर उसे जानकारी है कि किसी काम का परिणाम जीवन को समाप्त कर देगा। इसलिए यह जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। जब आपके बच्चे बड़े होकर समझदार बनेंगे और आपसे यह सवाल पूछेंगे कि आप कहाँ थे जब क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो आप क्या जवाब दोगे? इसके लिए जानकारी का पहुंचना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले जाना कि जागरूकता फैलाना हमारा सबसे पहला कदम है, जो सबसे जरूरी है। सबसे सीधा तरीका यह है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे इस तरह की मानव हित की भलाई वाली वीडियोस, जिसको मैंने मेहनत और प्रयोजन से बनाया है, को भी समर्थन मिलेगा और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जानकारी भी पहुंचेगी। देखिए दोस्तों, यूट्यूबर होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ था कि मैं इस खतरे से आपको आगाह कराऊं, और मेरे से जो हो सकता था वो मैंने किया इस जानकारी को फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। अब ये वीडियो आपके हाथ में है, आप इसे शेयर कीजिए। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि यह खतरा पृथ्वी के सभी जीवों के लिए है, किसी अकेले व्यक्ति के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो कई लोगों तक पहुँचे तो आप इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।